वी सपोर्टेड देम, बट कहते हैं कभी किसी के बुरे वक्त में किए हुए मदद को नहीं भूलना चाहिए। पर यहाँ तो टर्की ने 2 पल में ही पीठ पे खंजर घोंप दिया। हाल ही में इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया और उसके बाद पाकिस्तान ने टर्किश ड्रोन्स का इस्तेमाल किया। इससे न्यू दिल्ली और अंकारा के बीच के रिश्ते में काफ़ी टेंशन बढ़ गई है। आज हम इसी पर बात करेंगे कि कैसे टर्की का पाकिस्तान को सपोर्ट करना इंडिया के लिए एक नया स्ट्रैटेजिक चैलेंज बन गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं ऑपरेशन सिंदूर की। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम में एक बहुत ही दर्दनाक टेररिस्ट अटैक हुआ, जिसमें 26 मासूम को उनके रिलीजन के बेसिस पर अलग करके मार दिया गया। इस अटैक की जिम्मेदारी पाकिस्तान बैक्ड लश्कर-ए-तैयबा के ऑफशूट द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) ने ली। जब पाकिस्तान ने इन टेररिस्ट नेटवर्क पर कोई एक्शन नहीं लिया तो इंडिया को मजबूर होकर एक्शन लेना पड़ा। 7-8 मई 2025 की रात को इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। इसमें पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर और पंजाब प्रोविंस में 9 लोकेशन पर 14 मिसाइल स्ट्राइक्स किए गए, जहां जैश-ए-मोहम्मद और लश्कर-ए-तैयबा के कैंप्स थे। इंडिया ने साफ कहा था कि उन्होंने किसी पाकिस्तानी मिलिट्री या सिविलियंस को टारगेट को निशाना नहीं बनाया। लेकिन 8 मई की सुबह पाकिस्तान ने कोऑर्डिनेटेड और एस्केलेटेड रिस्पांस दिया। उन्होंने इंडिया के कई मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर ड्रोन और मिसाइल स्ट्राइक्स किए, जैसे श्रीनगर, जम्मू, पठानकोट, अमृतसर, लुधियाना, भटिंडा और भुज, और भी कुछ सिटीज शामिल थे। इंडिया ने अपने S-400 मिसाइल सिस्टम, जिसे सुदर्शन चक्र भी कहते हैं, का इस्तेमाल करके इन स्ट्राइक्स को सक्सेसफुली डिटोनेट किया। ये पहली बार था जब इंडिया ने इस सिस्टम को कॉम्बैट में यूज़ किया। और यहीं से कहानी में टर्की की एंट्री होती है। जो ड्रोन्स पाकिस्तान ने यूज़ किए थे, उनकी फॉरेंसिक एनालिसिस से पता चलता है कि वो टर्किश मेड एसिसगार्ड स्नोगर मॉडल्स थे। रिपोर्ट्स के हिसाब से बाइकर YIHA-3 और एसिसगार्ड स्नोगर ड्रोन्स के बड़े मात्रा पर इस्तेमाल किए गए हैं। इंडियन गवर्नमेंट के सोर्सेस ने तो ये भी कहा है कि टर्किश ऑपरेटर्स इन ड्रोन्स को ऑपरेशनल को गाइड कर रहे थे, जिन्होंने इंडियन सिविलियंस और सोल्जर्स को टारगेट किया। इस डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट में इंडिया की चिंताओं को और बढ़ा दिया। लेट मी टेल यू, जब उन्हें मदद की ज़रूरत थी तो सबसे पहले हमने मदद की हाथ बढ़ाई थी, एंड दिस इज़ हाउ दे रिपेड अस। जब 2023 को भयंकर अर्थक्वेक आया था, टर्की में तबाही मची थी और हज़ारों लोग अपनी जान गंवा चुके थे, तब इंडिया ने सबसे पहले मदद के लिए आगे आने वाले देशों में से एक था। हमने ऑपरेशन दोस्त लॉन्च किया। इस ऑपरेशन के तहत इंडिया ने डिज़ास्टर रिस्पांस फोर्स NDRF की टीम भेजी, मेडिकल स्टाफ्स और इक्विपमेंट्स भेजे, सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की। यहाँ तक कि गरुड़ा एयरस्पेस की ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया गया, जो मलबे के नीचे फंसे लोगों को ढूंढने और उन तक मेडिसिन्स और सप्लाईज को पहुंचाने में मदद करते थे। इंडिया ने बिना किसी स्वार्थ के इंसानियत के नाते टर्की की मदद की। हमने उनके दुख में उनका साथ दिया, उनके लोगों की जान बचाने की पूरी कोशिश की। अब सवाल ये है कि टर्की ने ऐसा क्यों किया? क्या सिर्फ एक ऑन ऑफ इंसिडेंट था या इसके पीछे टर्की की कोई बड़ी जियोपॉलिटिकल एम्बिशन है? हिस्ट्रिकली इंडिया और टर्की के बीच गहरे कल्चरल और ट्रेड कनेक्शंस रहे हैं। 15वीं सेंचुरी से डिप्लोमेटिक एक्सचेंज चल रहे हैं। महात्मा गांधी ने भी वर्ल्ड वॉर 1 के बाद टर्की के वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था। ये एक ऐसा दौर था जब इंडिया और टर्की के बीच एक अलग ही सॉलिडरिटी थी। लेकिन 1947 में पार्टीशन के बाद चीज़ें बदल गई। पाकिस्तान ने इस्लामिक सॉलिडरिटी का फ्लैग उठाया, जबकि टर्की ने मुस्तफा केमाल अटातुर्क के अंदर एक सेकुलर आइडेंटिटी अपनाई और नाटो ज्वाइन किया। इसके बाद टर्की ने इंटरनेशनल फोरम्स में स्पेशली कश्मीर इशू पर पाकिस्तान को सपोर्ट करना शुरू कर दिया।
कोल्ड वॉर के दौरान भी रिलेशन मिनिमल रहे, लेकिन प्रेसिडेंट रिसेप ताय्यप एर्दोगान के अंडर टर्की ने पैन इस्लामिक और नियो ऑटोमन आइडियोलॉजीज को रिवाइव किया। उनका मकसद उन रीजन्स में अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है जो कभी ऑटोमन कंट्रोल में थे। इसी आइडियोलॉजी के चलते टर्की ने सेंट्रल एशिया को टर्किस्तान कहना शुरू कर दिया। पाकिस्तान के फॉर्मर पीएम इमरान खान ने भी इंडियन खिलाफत मूवमेंट को टर्की के साथ स्पेशल रिलेशनशिप बनाने का फाउंडेशन बताया। इस आइडियोलॉजिकल कन्वर्जन ने 2018 से इस्लामाबाद और अंकारा के बीच एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस और स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप बनाई है। टर्की लो कॉस्ट ड्रोन्स का एक लीडिंग मैन्युफैक्चरर बन गया है और इन ड्रोन्स ने पाकिस्तान को बॉर्डर सर्विलेंस में क्रिटिकल गैप्स फिल करने में हेल्प की है। इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि पाकिस्तान टर्किश ड्रोन का इस्तेमाल पंजाब में वेपन स्टॉप करने और कश्मीर में मिलिटेंट्स को इन्फिल्ट्रेट करने में भी हेल्प करते हैं। मिलिट्री एंगेजमेंट से ठीक पहले कराची में टर्किश नेवल शिप और मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का आना भी टर्की के ऑपरेशनल रोल पर स्पेकुलेशन बढ़ा गया। इस कॉन्फ्लिक्ट ने टर्की को अपनी एडवांस ड्रोन टेक्नोलॉजी दिखाने और रीजन में जियोपॉलिटिकल इन्फ्लुएंस प्रोजेक्ट करने का एक प्लेटफॉर्म दिया। अपने एशिया एनयू इनिशिएटिव के थ्रू टर्की साउथ और साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज के साथ टाई स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जैसे बांग्लादेश, मालदीव्स और श्रीलंका। इंडिया अब इन सब पर क्लोजली नज़र रखा है। टर्की के इस डायरेक्ट मिलिट्री सपोर्ट पर इंडिया का रेस्पॉन्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा है। डिप्लोमेटिकली इंडिया ने टर्की को साफ मैसेज दिया कि रिलेशंस आर बिल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटीज टू ईच अदर कंसर्न। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA के स्पोक्सपर्सन रणधीर जायसवाल ने कहा कि इंडिया एक्सपेक्ट करता है कि टर्की पाकिस्तान को क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म ख़त्म करने और टेरर इकोसिस्टम के खिलाफ क्रेडिबल एक्शन लेने के लिए स्ट्रांगली अर्ज करे। इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवाल ने भी मई 2025 में चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्टर वांग यी को पाकिस्तान से आने वाले क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पर इंडिया को रिजोल्यूट स्टैंड्स कन्वे किया। हमारी फ्रस्ट्रेशन इस बात से दिखी कि टर्की ने इंडिया के पोस्ट ऑपरेशन ब्रीफिंग में सिर्फ एक जूनियर रिप्रेजेंटेटिव को भेजा। टर्की के नए एम्बेसडर के क्रेडेंशियल सेरेमनी को भी पोस्टपोन कर दिया गया। डिफेंस के मामले में पाकिस्तान ने टर्किश ड्रोन और चाइनीज मिसाइल्स यूज किए हैं, लेकिन इंडिया के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम ने उन्हें सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर और न्यूट्रलाइज कर दिया। एयर मार्शल AK भारती ने कहा, आवर इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम स्टूड लाइक अ वॉल एंड कुड नॉट ब्रीच इट, वेदर इट्स अ टर्किश ड्रोन और एनीथिंग एल्स, इट फेल्स इन फ्रंट ऑफ द टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। इंडिया ने लोअर कॉस्ट इंडियन मेड ड्रोन्स और इजरायली हारोप ड्रोन्स भी डिप्लॉय किए, जो पाकिस्तानी एयर डिफेंस और मिलिट्री स्ट्राइक्स को डिसेबल करने में इफेक्टिव प्रूफ हुए। DRDO डेवलप D4S सिस्टम जैसे इंडिजीनियस काउंटर ड्रोन सॉल्यूशन ने टर्किश ड्रोन्स को इंटरसेप्ट करके प्रेसिडेंट की एम्बिशन को एक सिंबलिक ब्लो दिया। पब्लिक में काफ़ी गुस्सा दिखा। टर्किश ड्रोन इन्वॉल्वमेंट की खबर आते ही #बॉयकॉट टर्की जैसे हैशटैग सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगे। इंडियन ट्रैवल एजेंसी ने टर्की की बुकिंग्स में 60% ड्रॉप और कैंसिलेशन में 250% से सर्ज रिपोर्ट किया। मेजर इंडियन ट्रैवल प्लेटफॉर्म ने टर्किश डेस्टिनेशन को प्रमोट करना बंद कर दिया। गवर्नमेंट ने भी कॉन्क्रीट एक्शंस लिए। सेलिबी एविएशन, एक टर्किश ग्राउंड हैंडलिंग फर्म जो इंडियन एयरपोर्ट्स पर ऑपरेट करती थी, उसकी सिक्योरिटी क्लियरेंस रिवोक कर दी गई। नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न्स का हवाला देते हुए टर्किश न्यूज़ पोर्टल जैसे TRT ग्लोबल को भी टेम्परली सस्पेंड कर दिया गया। और सबसे बड़ा एक्शन, इंडिया ने टर्किश फर्म के साथ 2.3 बिलियन का शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया। ये डिसीजन अंकारा के इस्लामाबाद को सपोर्ट करने के डायरेक्ट रिस्पॉन्स के रूप में देखा गया। ये सब एक्शंस दिखाता है कि इंडिया अब बातचीत से आगे बढ़ चुका है, इकोनॉमिक लेवरेज की स्ट्रैटेजी अपना रहा है। तो क्या इंडिया और टर्की के रिश्ते अब पूरी तरह से ख़त्म हो जाएंगे? शायद नहीं।
दोनों कंट्रीज के बीच बाइलेटरल ट्रेड 2023 और 2024 में लगभग 10.4 बिलियन था और ये पहले भी पॉलिटिकल स्ट्रेन के दौरान रेजिलेंट रहा है। टर्कीज फर्म अभी भी इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट कर रही है और इंडियन मल्टीनेशनल टर्की में मौजूद है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि ये रिश्ता अब मैनेज्ड हॉस्टिलिटी के दौर में एंटर कर रहा है, जहां फॉर्मल इंटरेक्शन तो चलते रहेंगे लेकिन ट्रस्ट बनाना मुश्किल होगा। इंडिया की प्राइमरी डिमांड अभी भी क्लियर है। टर्की को पाकिस्तान पर प्रेशर डालना होगा कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म खत्म करे और टेरर ग्रुप्स के खिलाफ क्रेडिबल एक्शंस ले। न्यू दिल्ली ने साफ कहा है कि पाकिस्तान के साथ तब तक कोई मीनिंगफुल डायलॉग पॉसिबल नहीं है जब तक वो इन ग्रुप्स के खिलाफ कॉन्क्रीट एक्शन नहीं लेते। इंडिया टर्की के कश्मीर पर पाकिस्तान को सपोर्ट करने वाले स्टेटमेंट्स को भी आलोचना करता रहा है। जब तक टर्की अपना अप्रोच नहीं बदलता और इंडिया की कोर कंसर्न स्पेशली टेररिज्म और कश्मीर पर सेंसिटिविटी नहीं दिखाता, तब तक डिप्लोमेटिक रिफ्ट बना रहेगा। टर्की की बढ़ती हुई ताकत और साउथ एशिया में उसके इन्फ्लुएंस को देखते हुए इंडिया भी जियोपॉलिटिकल रिलायमेंट्स कर रहा है। इंडिया उन स्टेट्स के साथ टाई स्ट्रॉन्ग कर रहा है जहां अंकारा की एम्बिशन से वैरी होती है। इसका एक बड़ा एग्जाम्पल है कि इंडिया अप्रैल 2025 में अर्मानिया के साथ नया डिफेंस एक्सपोर्ट एग्रीमेंट, जो पहले रडार और रॉकेट सिस्टम्स में डील ऐड हुआ था। अर्मानिया के साथ एंगेजमेंट टर्किश एक्सिस के खिलाफ एक स्ट्रैटेजिक काउंटर मूव है। इसे इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में और मजबूत होता जा रहा है। ऑपरेशन सिंदूर एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ जिसने टर्की का पाकिस्तान के साथ अलाइनमेंट और इंडिया के खिलाफ मिलिट्री एक्शन को एनेबल करने की उसकी विलिंगनेस को एक्सपोज कर दिया। जो रिश्ता कभी हिस्टोरिकल टाइज और इकोनॉमिक पोटेंशियल पर बेस्ड था, वो अब डीप मिसट्रस्ट और स्ट्रैटेजिक कंपटीशन से डिफाइन हो रहा है। इंडिया का फर्म रिस्पॉन्स डिप्लोमेटिक वार्निंग से लेकर पब्लिक बॉयकट और इकोनॉमिक एक्शन तक उसके नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने की रिजॉल्व को दिखाता है। अब सवाल ये है कि इस मैनेज्ड हॉस्टिलिटी के दौर में क्या इंडिया और टर्की कभी सच में वो ट्रस्ट फिर से बिल्ड कर पाएंगे जो खो गया है, और इंडिया को इस नए कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल रियलिटी को कैसे नेविगेट करना चाहिए, जहां पुराने दोस्त स्ट्रैटेजिक राइवल्स बन चुके हैं। अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करें और शेयर भी करें। और अगर आपको जानना है कि कैसे बॉलीवुड के स्टार्स अपने ही देश को बिट्रे कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके वो वीडियो हमारा देख सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारे चैनल को यहाँ पे क्लिक करके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।